सोचो, तुमने अभी अभी एक एडवांस टीयर बीस्ट को हराया है, थक चुके हो, एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म, लेकिन असली गेम तो अब शुरू होता है। गैरी को अब समझ आ गया है कि लीथल पाउंस कोई साधारण स्किल नहीं है। देखो, ये सिर्फ स्पीड नहीं बढ़ाती, ये उसकी असली डेक्सटेरिटी के साथ स्केल करती है। मतलब जैसे जैसे उसका डेक्सटेरिटी बढ़ेगा, लीथल पाउंस और डेंजरस होती जाएगी। सीधा 50% स्पीड बूस्ट, हाँ 50%। लेकिन ट्विस्ट ये है, ये बूस्ट सिर्फ उसी पल के लिए है जब स्किल एग्जीक्यूट हो रही हो। मूव खत्म, बूस्ट खत्म। फिर भी इंपैक्ट ब्रूटल। स्पीड्स रॉ स्ट्रेंथ और जो अटैक बना वो बाकी सबने अपनी आंखों से देख लिया। अब तक गैरी क्या कर रहा था? एंड्योरेंस बढ़ा रहा था, एनर्जी बढ़ा रहा था, हेल्थ पर फोकस। गोल सिंपल था, अनकिलेबल मॉन्स्टर बनना। लेकिन जेडन के साथ फाइट ने उसे रियलिटी दिखा दी। सिर्फ स्टैट्स काफी नहीं है, कुछ अपोनेंट्स ऐसे होंगे जहां स्किल्स फर्क बनाते हैं, और शुरुआत हो चुकी है लीथल पाउंस के साथ। डाउनसाइड एनर्जी कंजम्पशन। उसने सोचा था कि एनर्जी की टेंशन खत्म हो चुकी है, लेकिन स्किल 2 बार यूज की और उसका 1/3 रिजर्व चला गया। ऊपर से कंट्रोल ट्रांसफॉर्मेशन भी एनर्जी खा रहा था। फाइट अलग, अब उसके पास लेस देन 100 एनर्जी बची है। इस बार ओपोनेंट सिर्फ एक था, लेकिन फ्यूचर में अगर मल्टीपल एनिमीज हुए या इससे भी ज्यादा टफ बीस्ट, तब ये स्किल उसे बचाकर रखनी होगी। एक ट्रम्प कार्ड की तरह। बीस्ट गिर चुका है, क्लीन अप क्रू अंदर आती है, स्टूडेंट्स को चेक किया जा रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्रिस्टल सिक्योर किया जा रहा है। गैरी की नजर वहीं है, वो ऑब्जर्व कर रहा है क्रिस्टल बॉडी के किस हिस्से से निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि अगली बार वो खुद ढूंढना चाहता है। उसे पूरा यकीन था कि क्रिस्टल सिर में होगा, लेकिन जब उसने स्कल तोड़ी, कुछ नहीं मिला। मे बी नेक्स्ट टाइम, वो मन ही मन सोचता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, एडवांस टियर डिफीटेड, फर्स्ट टाइम रिवॉर्ड बोनस, 15,000 एक्सपी रिवॉर्डेड, नाउ लेवल 24, 1 स्टैट पॉइंट गेन। बस अब वो सिर्फ 1 लेवल दूर है लेवल 25 से। और लेवल 25 पर उसकी वॉरियर क्लास में कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा। अब उसे एक्सपी सिर्फ हाई लेवल ऑल्टर्स या ऐसे बीस्ट से ही मिल रहा है। मतलब हर फाइट क्रूशियल है। वो सोचता है, अगर अगली लेसन के बाद लेवल 25 मिल गया, परफेक्ट। नहीं तो एक लेसन और है। AFA में उसका टाइम अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, रिवॉर्ड रूम। बीस्ट के बॉडी पार्ट्स एक खास कमरे में रखे गए हैं। इस बार क्रोली पहले अंदर जाता है। गैरी को नहीं पता उसका अजीब टीचर क्या कर रहा है, लेकिन वो ट्रस्ट करता है। सब क्लियर होने के बाद गैरी अंदर जाता है। अजीब से दिखने वाले जायंट इंसेक्ट के पार्ट्स उसके सामने हैं। अब यहां उसका थियरी काम करता है। अगर क्रिस्टल की एनर्जी निकलने के बाद बॉडी एक्सपायर हो जाती है, तो मुझे इसे जल्दी कंज्यूम करना होगा। हाँ, उसे ये सब खाना है। वियर्ड है, लेकिन यही उसका हैक है। और हमेशा की तरह बॉडी पार्ट्स उससे कई गुना बड़े होने के बावजूद वो सब डिवावर कर जाता है। फिर सिस्टम मैसेज आता है, बीस्ट कंज्यूम्ड, स्टैट्स रिसीव्ड, +2 डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी 26 से 28। गैरी थोड़ा डिसअपॉइंटेड है। एडवांस टियर था, थोड़ा और मिलना चाहिए था। लेकिन फिर सोचता है, लास्ट टाइम से डबल है और बीस्ट फास्ट था, तो स्पीड बेस्ड स्टैट मिलना लॉजिकल है। फिर उसके दिमाग में डेंजरस थॉट आता है, अगर मैं सीधे क्रिस्टल खा लूं तो? क्योंकि असली पावर वहीं से आती है। बॉडी तो बस मीडियम है, क्रिस्टल असली सोर्स है। लेकिन प्रॉब्लम, NIRV बॉडी को इग्नोर कर सकता है, क्रिस्टल को नहीं। अगर वो ऐसा करेगा तो स्टेल्थ में करना होगा। वो डिसाइड करता है, लास्ट टेस्ट में ट्राई करूंगा, पकड़ा गया तो भी लेवल 25 तक पहुंच चुका होऊंगा। रिस्की प्लान, लेकिन गैरी अब सेफ खेल नहीं रहा। कुछ देर बाद बॉडी पूरी तरह डिसअपीयर हो जाती है। लेसन खत्म, फोन्स वापस मिलते हैं। गैरी अपना मेडालियन पॉकेट में रखता है। डॉर्म की तरफ जाते हुए वो और नंबर असेसमेंट पर बात कर रहे हैं। तभी नंबर का फोन बजता है। सॉरी गैरी, डैड का कॉल है, अर्जेंट होगा। नंबर अलग दिशा में चला जाता है। गैरी आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी हियरिंग नॉर्मल नहीं है। उसे कुछ वर्ड सुनाई देते हैं। सन, अभी एकेडमी में रहना ही बेहतर है और केयरफुल रहना। वॉइस टेंस है। नंबर पूछता है, डैड क्या हुआ? सब ठीक है? और कॉल कट। बस इतना। अब सिचुएशन इंटरेस्टिंग हो रही है। लेवल 25 करीब है, क्रिस्टल वाला रिस्क दिमाग में है, और बाहर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। गेम सिर्फ स्ट्रेंथ का नहीं रहा, अब टाइमिंग, डिसीजन और रिस्क मैनेजमेंट का है। और ऑनेस्टली, गैरी जिस रास्ते पर चल रहा है वो सीधा पावर की तरफ जाता है। लेकिन सवाल यह है, उस पावर की कीमत क्या होगी?
अगर तुम जानना चाहते हो कि लेवल 25 पर क्या चेंज होने वाला है, तो तैयार रहो, क्योंकि नेक्स्ट इवोल्यूशन स्टोरी को पूरी तरह फ्लिप कर सकता है। कुछ दिन बीत चुके थे जब हैरी कार्डेनेज नॉट्सबर्ग आया था, एक डील फाइनल करने की उम्मीद लेकर। जैसा कि उसने मीटिंग में साफ कहा था, बिजनेस करने के लिए सिर्फ एक ही Tier 2 शहर नहीं था, विकल्प कई थे, और पिछले कुछ दिनों से वह दूसरे शहरों में मीटिंग सेट करने में लगा हुआ था। वह अलग अलग Tier 2 गैंग्स की रिपोर्ट्स खंगाल रहा था, ताकि दोबारा वही गलती ना दोहराई जाए। तभी उसके ऑफिस के दरवाजे पर घबराई हुई तेज दस्तक गूंज उठी। दरवाजा खुला और अंदर घुसा उसका नया असिस्टेंट, कपड़े पूरी तरह भीगे हुए, सांसें तेज। सर, अभी अभी खबर मिली है, हमारी एक फैक्ट्री पर अटैक हुआ है, लगता है किसी गैंग का काम है। हैरी ने सिर तक नहीं उठाया, बस एक लंबी छिड़ी हुई सांस छोड़ी। ऐसा कभी कभी हो जाता है, शहर की गैंग्स भूल जाती हैं कि यहां असली कंट्रोल किसका है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम हर जगह अपना नाम चिल्लाते नहीं फिरते। फ्रीक्स को भेज दो, उन्हें कहो मामला निपटाएं, और कुछ लोग अगले कुछ दिनों तक सुरक्षा के लिए वहीं छोड़ दें। वर्डर देकर वह फिर काम में लग गया, लेकिन असिस्टेंट वहीं खड़ा रहा। सर, क्या इतना काफी होगा? रिपोर्ट के मुताबिक ये लोकल गैंग नहीं है, अभी साफ नहीं है वे कौन है, मगर वे किसी दूसरे शहर से आए हैं। इस बार हैरी ने पेन नीचे रख दिया। लैपटॉप बंद। उसे पता था ये दिन कभी न कभी आएगा। कोई और शहर उनका इलाका हथियाने की कोशिश करेगा। शायद इसी डर से वह किसी हाई टियर शहर के साथ कोलैबोरेशन चाहता था। फुल फोर्स भेजो, एक साफ मैसेज जाना चाहिए, ताकि दोबारा कोई ऐसा सोच भी न सके। जी सर। फ्रीक्स फैक्ट्री पहुंचे। उनकी ताकत के सामने बाहरी गैंग ज्यादा देर टिक नहीं पाई। इंटरोगेशन में पता चला वे पास के एक Tier 3 टाउन से थे, असल में एक स्काउटिंग पार्टी। फ्रीक्स ने देर नहीं की, सर कलम किए और शहर वापस भेज दिए। एक साफ खौफनाक संदेश। हैरी को यकीन नहीं था कि इससे मामला शांत होगा या और भड़केगा, पर उसने फ्रीक्स के फैसले पर भरोसा किया। अगले दिन फिर वही, इस बार दूसरी फैक्ट्री निशाने पर। मामला संभल गया, लेकिन ये गैंग पिछली वाली नहीं थी। एक अटैक, इत्तेफाक। दो, इतने कम वक्त में 2 हमले दोनों फैक्ट्रियों पर। डैमेज कम है, लेकिन संकेत अच्छा नहीं। मरम्मत में वक्त लगेगा। शुक्र है हम शेड्यूल से आगे चल रहे थे, लेकिन अगर ये चलता रहा तो वर्कर्स नौकरी छोड़ देंगे। तीसरे दिन हालात बदतर। दोनों फैक्ट्रियां एक साथ 2 अलग ग्रुप्स के हमले में। फ्रीक्स मजबूत थे, पर संख्या कम। पहले एक, फिर दूसरा। जब तक सब साफ हुआ, दूसरी फैक्ट्री का नजारा तबाह था। मशीनें टूटी हुई, वर्कर्स घायल और डरे हुए। कई वहीं से नौकरी छोड़कर चले गए। हैरी की मुट्ठी कस गई और अगले ही पल उसने डेस्क पर मुक्का दे मारा। 2 ग्रुप्स, दोनों लोकल टाउन से। अगर फ्रीक्स को एक पर भेजूं, दूसरा मौका देखेगा। अगर दोनों पर भेजूं, हम खाली रह जाएंगे। समाधान क्या है? उसी समय फोन की घंटियां, एक के बाद एक कॉल। बाहर खड़े गार्ड्स बस उसकी चीखें सुन पा रहे थे। कुछ देर बाद आवाजें थम गई, लेकिन कॉल्स नहीं। जब आखिरकार सब खत्म हुआ, हैरी खाली नजर से डेस्क को देख रहा था। क्लाइंट्स अचानक ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं। इतनी जल्दी उन्हें फैक्ट्री अटैक की खबर कैसे मिली? या क्या उन्हें भी टारगेट किया गया? तभी दिमाग में एक चेहरा उभरा। लाल सूट, मुस्कान, जहरीली। फोन फिर बजा, अनजान नंबर। आमतौर पर वह ऐसे कॉल नहीं उठाता, लेकिन इस वक्त उसने उठा लिया। हेलो डियर फ्रेंड, ठंडी, ये सब तुम्हारा खेल है ना? मुझे मजबूर करने का तरीका? हैरी ने सीधे पूछा। दूसरी तरफ बस हल्की हंसी। मुझे समझ नहीं आता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। न मैंने न मेरे शहर ने एक उंगली भी उठाई है। हैरी जानता था उसकी मेहनत से बनाई गई कंपनी बिखर रही थी, और इस पल उसे अपना अहंकार निगलना पड़ा। रुक जाओ, मैं डील साइन कर दूंगा तुम्हारी शर्तों पर। हम साथ काम करेंगे, यही चाहते हो ना? दूसरी तरफ जोरदार हंसी। सॉरी, वो ऑफर सिर्फ तुम्हारे वहां रहने तक था। मौका मिला था, तुमने ठुकरा दिया। तुम बड़े टेबल पर बैठना चाहते थे, लेकिन हर कोई वहां नहीं पहुंचता। अब अपने फैसलों के नतीजे का मजा लो और अपनी कंपनी को जलते हुए देखो। कॉल कट गया। कमरे में सन्नाटा। हैरी खाली निगाहों से डेस्क को देखता रहा। इस वक्त उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, अपने बेटे से बात करना। अगली सुबह आ चुकी थी, लेकिन नंबर के लिए रात जैसे आई ही नहीं थी। कुछ घंटों की टूटी फूटी नींद और बाकी समय बस करवटें। पिता से कॉल खत्म होने के बाद उसने लगातार मैसेज भेजे थे, हालात अपडेट करते हुए, और सुबह एक और कॉल। उस दिन पहली बार जिस इंसान को वह हमेशा अडिग, मजबूत, अटूट समझता था,
वही पिता फोन पर टूट गए, रो पड़े। उस आवाज ने नंबा का दिल चीर दिया। काश मैं कुछ साल पहले पैदा हुआ होता, शायद तब बिजनेस का हिस्सा होता, शायद इस गड़बड़ को संभाल पाता। उसने वापस आने की पेशकश भी की। अब वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। एएफए का हिस्सा होना ही उसे आम ऑल्टर्ड से अलग बनाता था। लेकिन जवाब आया। हैरी की आवाज फट गई थी। मैंने अभी हार नहीं मानी है, लेकिन तुम्हारे आने से कुछ नहीं बदलेगा। बल्कि मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें इसमें घसीट लाया। तुमने हमेशा खुद को साबित किया है। तुम्हारी मेहनत का इनाम है अकादमी और तुम्हारी पावर्स। अगर कंपनी या मेरे साथ कुछ भी हो, तो तुम एएफए में आगे बढ़ते रहना, एक अच्छी जिंदगी जीना। कॉल वहीं कट गया। नंबर ने तुरंत रिडायल किया। हम माफी चाहते हैं, आप जिस नंबर पर। नहीं, प्लीज, प्लीज। आंखें सूजी हुई, आंसू भी अब नहीं निकल रहे थे। गला जकड़ा हुआ। तीसरी बार कॉल फेल होने पर उसने फोन बिस्तर पर फेंक दिया। फोन उछलकर लगभग छत से टकरा गया। आप समझते क्यों नहीं, उसकी आवाज टूट गई। एएफए में मैं जो कुछ कर रहा हूं वो आपके लिए था, मेरी बेकार जिंदगी से निकालने के लिए थैंक यू कहने का तरीका। कमरा उसकी सिसकियों से भर गया। सुबह गैरी बाहर खड़ा था। वह, इजी, इयन और नंबर हमेशा साथ क्लास जाते थे। आमतौर पर नंबर सबसे पहले बाहर आता, लेकिन आज सन्नाटा। तीनों दरवाजे तक पहुंचे। शायद अलार्म लगाना भूल गया होगा, इजी ने कहा। वह नॉक करने ही वाली थी कि गैरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे सोने दो, शायद उसे रेस्ट चाहिए। तीनों चल दिए। पीछे मुड़ते हुए गैरी के चेहरे पर चिंता साफ थी। उसे सुनाई दे रहा था दरवाजे के पार, और वह दर्द असहनीय था। वोल्फ्स पूल क्लब में काय हालात पर नजर रखे हुए था। उसने ओलिविया और उसकी गैंग से रिपोर्ट मंगवाई थी, जैसा सोचा था। काय मुस्कुराया। उन्होंने सिर्फ हमसे नहीं, बल्कि कार्डेनस इलेक्ट्रॉनिक्स के आसपास की हर गैंग से संपर्क किया है। 3 गैंग्स डील मान चुकी हैं। अगर हम भी शामिल हो जाते तो अब तक कंपनी खत्म हो चुकी होती, और ऊपर से उन्हें हमें हायर भी करना पड़ता। उसने हल्की हंसी छोड़ी। स्कैटरबग्स वाकई छोटे दिमाग वाले हैं। अच्छा बहाना था कहने का कि गैरी यहां नहीं है। फिर उसका चेहरा गंभीर हुआ। लेकिन हैरी ने अभी तक क्यों नहीं माना? उसे डायमंड जैसे लोगों की याद आई, अहंकार, सिद्धांत या निजी दुश्मनी। दिलचस्प। उसकी आंखों में चमक आई। अब इसका फायदा कैसे उठाऊं? अकादमी में नंबर पहली क्लास मिस कर चुका था। वीकेंड होने के कारण आज आधा दिन था। दूसरा हिस्सा फ्री पीरियड। दूसरी क्लास के दौरान वह आया, लेकिन साफ था वह पहले जैसा नहीं था। कदम घसीटते हुए, नजरें झुकी हुई। दोस्तों के पास पहुंचकर उसने जबरदस्ती मुस्कुराया। तुम्हारा चेहरा, इयन बोल ही रहा था कि इजी ने उसकी पसलियों में कोहनी मारी। वातावरण सामान्य रखने की कोशिश हुई, लेकिन बातों की लय टूट चुकी थी। गैरी सोच रहा था, क्या पूछूं? सुना तो है, पर शायद यह पर्सनल हो। फिर भी वह चुप नहीं रह सका। क्लास खत्म होते ही सब रुक रुक गए। हमने जो अलायंस बनाया था वो दोनों तरफ से है। जो भी जरूरत हो तुम हम पर भरोसा कर सकते हो। ये सही शब्द थे। ना दखल, ना सवाल, बस साथ। थैंक्स गैरी, तुम अच्छे दोस्त हो। नंबर चला गया। धन्यवाद, लेकिन ये मामला बहुत बड़ा है। गैंग वॉर जैसा, शायद तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। उसी वक्त, गैरी, यहां हो तुम? डोर के पास डेब्यू टीचर एडी खड़ा था। तुम अभी फ्री हो ना? मेरे साथ चलो, एक छोटा सा सरप्राइज है। गैरी ने दोस्तों को इशारा किया। इजी ने सिर हिलाकर कहा, वह नंबर का ध्यान रखेगी। फ्री पीरियड में कुछ लोग ट्रेनिंग की जगह कमरों में लौटे। नंबर उनमें से एक था। उसे कुछ तोड़ना था, गुस्सा निकालना था। एक और व्यक्ति कमरे में लौटा। फोन पर मैसेज था, जैसे ही संभव हो कॉल करो। उसने कॉल मिलाया। अच्छा, मैसेज मिल गया। दूसरी तरफ खुशमिजाज आवाज थी। सीधे मुद्दे पर आता हूं। तुम्हारे स्कूल में नंबर कार्डिनेज नाम का स्टूडेंट है, सही? स्टाई जानता था। प्री असेसमेंट्स में वह उसे परेशान करने की पूरी कोशिश कर चुका था। हाँ, अच्छा, तो तुम्हारे लिए एक टास्क है, उसकी जिंदगी नर्क बना दो, और सबूत भी चाहिए। स्टाई का दिल तेज धड़कने लगा। गैरी की आंखें याद आईं। अगर उसने नंबर को छुआ और पिछली बार की फाइट ड्रॉ, ये जरूरी है। दूसरी तरफ आवाज तेज हुई। मेरा बेटा एक 3 शहर के नो नेम से नहीं निपट सकता? स्टाई ने जबड़े भींच लिए। नहीं, मैं सकता हूं। मैं संभाल लूंगा। मैं आपको निराश नहीं करूंगा, पिता। टीचर के पीछे पीछे चलते हुए गैरी को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यह सब किस बारे में है। एडी भी पीछे मुड़कर कुछ बताने के मूड में नहीं था। वो एकेडमी के ऐसे रूट से गुजर रहे थे जिन्हें गैरी ने पहले कभी नहीं देखा था। विस्लिंग करते हुए,
चेहरे पर जायंट ग्रिन। कुछ ट्रेनिंग फील्ड्स पार करने के बाद वे एक बड़े रेक्टेंगल शेप्ड बिल्डिंग के सामने रुके। अंदर घुसते ही गैरी समझ गया, ये कोई सामान्य जगह नहीं थी। हाईटेक ट्रेनिंग इक्विपमेंट एकेडमी जैसा, लेकिन अपग्रेडेड मॉडल्स, प्राइवेट सेटअप, और अंदर सिर्फ एक ही स्टूडेंट मौजूद था। सब कुछ क्लियर हो गया। शिंगी, कितनी बार कहा है? एडी ने इरिटेटेड टोन में कहा। रेस्ट भी ट्रेनिंग जितनी इंपॉर्टेंट होती है। शिंगी ने जवाब नहीं दिया। वह ऑटोमेटिक पंच बैग पर ट्रेनिंग कर रहा था। पंच मारो, बैग पुली से वापस आए, फिर पंच। ये उसका फेवरेट इक्विपमेंट था। क्यों? क्योंकि यहां नंबर्स झूठ नहीं बोलते। पंच कितनी दूर गया, कितनी देर तक सेम पावर मेंटेन की। शिंगी, स्टॉप इट नाउ। एडी ने फिर चिल्लाया। तुम पहले सेशन के बाद ऑलरेडी एग्जॉस्टेड थे। लेकिन सच ये था, शिंजी के पंचेस अभी भी उतने ही पावरफुल थे। एडी सोचने लगा, आज इसे क्या हो गया है? गैरी ने थ्रोट क्लियर किया। हम यहां क्या कर रहे हैं? मैंने कहा था असेसमेंट से पहले डिब्यू स्टूडेंट नहीं बनना। रिलैक्स, एडी बोला। हम यहां उसके लिए नहीं आए, थोड़ा वेट करो। बैग फिर आया। इस बार थोड़ा शॉर्ट गिरा। 16 मिनट्स, लगातार इक्वल पावर पंचेस। वह पसीना पोंछकर मुड़ा और तब उसने गैरी को देखा। ओह, परफेक्ट टाइमिंग। गैरी, देखा, ये डिब्यू ट्रेनिंग है। वह रूल्स एक्सप्लेन करने लगा। नो ट्रांसफॉर्मेशन अलाउड, रॉ स्ट्रेंथ ओनली। ट्राई करना चाहोगे? इट्स फन। असल में शिंगी लंबे समय से देखना चाहता था गैरी कितना स्ट्रांग है। देखा, लंच के बाद उसका एनर्जी फुल था, 300। ट्रांसफॉर्मेशन में एनर्जी गिरती है, स्किल्स में भी, लेकिन नॉर्मल पंचेस? लेट्स टेस्ट दिस। प्लेटफॉर्म पर बैग रेडी। टाइम कम है, एडी बोला। बस कुछ पंचेस मारो, फील ले लो। बैग उसकी तरफ आया। गैरी ने ओवरहेड राइट स्ट्रेट मारा, एग्जैक्ट वही जो शिंगी ने किया था। इम्पैक्ट सॉलिड। बैग रूम की लेंथ का 85% पार कर गया। एडी की आंखें फैल गई। फर्स्ट ट्राई और स्कोर बीट कर दिया। बैग वापस आया। 30-second cycle. Second punch, same distance. Third, fourth, perfect control. No drop. Gary ने खुद को रोका। Breathing? Normal. Fatigue? Zero. एडी सोच रहा था, 5 full power punches के बाद लोग हांफने लगते हैं, तो कितनी देर चल सकते हो? शिंगी एक्साइटेड था, लेकिन थकान से नहीं। उसने सिस्टम चेक किया। एनर्जी 299, बस एक पॉइंट गिरा था। रेवलेशन, अगर ट्रांसफॉर्म न करूं, स्किल्स न यूज करूं, तो मैं लिटरली 1 सेकंड क्विक मैथ्स कर लूं। एडी और शिंगी कंफ्यूज्ड। मेरा ख्याल है अगर सिर्फ ये करूं तो करीब 10 आवर्स, गिव और टेक। साइलेंस। 10 आवर्स? एडी हंस पड़ा। लकी होगे अगर 1 आवर भी निकाल लो। शायद मैथ्स गलत है। लेकिन शिंगी हंसा नहीं। उसे महसूस हुआ गैरी मजाक नहीं कर रहा था। तभी दरवाजा खुला। एडी, फिर क्यों बुलाया? रेस्ट पीरियड है। सिन, गैरी के दिमाग में अलार्म बज गया। किन, लास्ट टाइम की ऑकवर्ड मेमोरी फ्लैश हुई। वो इंसिडेंट, उसका आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर, और सिन का उसे काम करने के लिए अटैक करना। दोनों एक पल के लिए साइलेंट। वेल, सरप्राइज। ड्रेसअप करना चाहिए था, उसने मजाक में कहा। मैंने ग्रीन हेयर्ड फ्रेंड से प्रॉमिस किया था, अगर ये मेरी रिक्वेस्ट मानेगा तो इसे लोकल स्टार के साथ एक डेट दूंगा। डेट? सिन ऑलमोस्ट फट पड़ी। मुझसे पूछे बिना? रिलैक्स। डेट कहो या हैंग आउट, अकेडमी से बाहर नहीं जा सकते, बस टाइम स्पेंड करो। हिस्ट्री तो है तुम दोनों की। शिन ने गैरी की तरफ देखा, फिर सीधा जवाब दिया। इट्स फाइन, आई विल गो ऑन दिस डेट, आई वांट टू। फिर एडी की तरफ मुड़ी। बट यू ओ मी। गैरी का हार्ट ड्रम की तरह धड़क रहा था, हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रही थी। वो हकलाया, आई वांट टू एज वेल। कमरे की हवा बदल चुकी थी। ट्रेनिंग सेशन अब कुछ और शुरू होने वाला था। शिंगी और एडी ने मुस्कुराते हुए शिन और गैरी को वेव किया। पूरा आफ्टरनून ऑफिशियली देयर्स। प्रॉब्लम? ना एक्सपीरियंस, ना प्रेपरेशन, ना प्लान, और ऊपर से एएफए स्टूडेंट्स को एकेडमी से बाहर जाने के लिए प्रायर लीव चाहिए होता है। सो नो फैंसी रेस्टोरेंट, नो सिटी वॉक, नो ड्रामेटिक सनसेट सीन, बस एकेडमी ग्राउंड्स और ऑकवर्ड साइलेंस। दोनों बिना बोले चलते रहे और अननोइंगली लार्ज ट्रेनिंग फील्ड तक पहुंच गए। ये बेसिकली ट्रैक फील्ड था जहां डिब्यू स्टूडेंट्स आउटडोर ट्रेनिंग करते थे, लेकिन ज्यादातर एएफए स्टूडेंट्स इंडोर केजेस प्रेफर करते थे क्योंकि एएफसी की रियल फाइट्स वहीं सिमुलेट होती थी। सॉरी, शिन ने आखिर साइलेंस तोड़ा। उस दिन तुम्हें जैप करने के लिए। बट इन माई डिफेंस, तुम थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल लग रहे थे। गैरी ने ऑकवर्ड लाफ दी। नहीं, तुम बिल्कुल सही थी। आई वॉज जस्ट टू हंग्री दैट डे। सिर्फ हंग्री?
तो मुझे खुश होना चाहिए कि तुम मेरे पेरेंट्स से मिलने से पहले खा चुके थे। गैरी फ्रीज। फिर दोनों हल्का हंस पड़े, थोड़ी डिसॉल्व हो गई। फ्यूचर में रेस्टोरेंट डेट्स अवॉइड करनी चाहिए, गैरी ने बोल दिया। अज्यूमिंग यू वांट अनदर वन। ओह गॉड, मैं फिर से गड़बड़ कर रहा हूं ना? सिन हंस पड़ी। रिलैक्स, लेट्स जस्ट एंजॉय द मोमेंट। नो स्क्रिप्ट, नो प्रेशर। कुछ आगे एक आर्चरी टाइप फील्ड था, लेकिन बोज नहीं थे। साइड में हैवी मेटल बॉल्स की लाइन थी, कंडेंस्ड वेट्स, लगभग 50 मीटर्स दूर सर्कुलर टारगेट। डेट की शुरुआत कंपटीशन से, सिन ने सजेस्ट किया। 5 थ्रोज ईच, स्कोर विंस। उसने मिस्चीवियस स्माइल दी। विनर को रिवॉर्ड मिलेगा। सो अगर तुम जीत गए क्या चाहोगे? गैरी ने बिना सोचे ब्लर्टिंग कर दिया, अ किड। सिन के हाथ से वेट गिर गया। स्लो डाउन कैसनोवा। गैरी का चेहरा टमेटो रेड। किस, आई मेंट किस, आई स्वेयर। सिन ने हंसते हुए सिर हिलाया। Alright, fair enough, but if I win, I'll ask something too, and I'm pretty good at this. Pehla throw. Perfect arc, dead center, 100 points. Gary impressed था, उसने weight उठाया, काफी heavy था। Transformation के बिना करना होगा, उसने पूरी force से throw किया। Ball तेजी से उड़ी inner middle ring, 75 points. शिन ने सोचा, he's strong, way stronger than before. हम उस इंसिडेंट के बाद प्रॉपरली बात ही नहीं कर पाए। तुम ऑल्टर्ड कब बने और AFA क्यों? वो एम ले रही थी। गैरी ने रिहर्स्ड आंसर एक्टिवेट किया। आफ्टर यू लेफ्ट, हाउलर्स नाम की कंपनी ने स्लो में इन्वेस्ट किया। ट्रायल रन रखा। आई गॉट सिलेक्टेड। आई एम देयर रिप्रेजेंटेटिव। कंपैटिबिलिटी हाई थी, सो AFA ट्रायल मिला। कॉन्फिडेंट डिलीवरी। ये स्टोरी काइंड ने तैयार की थी, शिन ने बिलीव कर लिया। दो स्लव में अचानक इन्वेस्टमेंट थोड़ा सस्पिशियस लगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। गैरी अंदर से नर्वस था। मेयर की डॉटर है, शायद फादर ने हाउलर्स के बारे में कुछ बताया हो। ऑनेस्टली, मैंने खुद भी AFA आने की रिक्वेस्ट की थी। शिन एम ले रही थी। जेडन ने रेकमेंड किया था। थ्रो 75 पॉइंट्स। वो फ्रीज हो गई। जेडन, माय ब्रदर? उसने सीधा गैरी की तरफ देखा। ही टोल्ड यू टू कम हियर? हवा थोड़ी हैवी हो गई। डेट अब इंटरेस्टिंग टर्न लेने वाली थी। मुड़ते हुए गैरी ने हल्की सी शर्म के साथ जवाब दिया। उसने कहा था, अगर मुझे तुम्हारे साथ रहना है तो मुझे यहां आना चाहिए। शिन बहुत कम चीजों से चौंकती थी, लेकिन यह उनमें से एक थी। अगर गैरी सच कह रहा था तो वह यहां उसकी वजह से आया था। यह सुनकर दिल को हल्की सी वार्मथ मिली, पर उसी पल एक कसक भी उठी। कितना अच्छा होता होगा जब कोई इतना फ्री हो कि सिर्फ किसी के लिए AFA ज्वाइन कर ले। और मैं यहां अपनी आजादी पाने के लिए लड़ रही हूं। उसका मूड थोड़ा हैवी हो गया। गैरी ने फिर गेंद फेंकी। उसने सोचा कि उस सिन की हर मूवमेंट कॉपी कर ली है, लेकिन गेंद फिर से 75 पॉइंट्स पर जा लगी। क्या तुम हाल ही में स्लो गई थी या अपने पिता से बात की? उसने सवाल कैजुअली पूछा, मगर नजर किनारे से उस पर ही थी। शिन ने बिना जवाब दिए गेंद फेंकी, सीधे सेंटर में। डेड पॉइंट्स। परफेक्ट शॉट। नहीं, मैंने अपना पूरा ध्यान AFA पर लगा दिया है। अभी बस वही सोचना है। जब तक मैं AFC के टॉप 50 तक नहीं पहुंच जाती। गैरी ने पहली बार उसका गोल इतनी साफ आवाज में सुना। टॉप 50 ये कोई छोटा सपना नहीं था। मतलब उसे अपने भाई जितनी स्ट्रांग बनना होगा। संयोग से वही लक्ष्य गैरी का भी था। तीसरी बार गेंद फेंकते हुए उसका एम और बिगड़ गया। बस 50 पॉइंट्स। इतनी तेज और इतनी ताकत से मत फेंको, शिन ने समझाया। ये स्ट्रेंथ कॉन्टेस्ट नहीं है। हर चीज सिर्फ फास्ट या स्ट्रांग होने से नहीं होती। इसे फाइट की तरह ट्रीट करो। तुम बस ओपोनेंट पर टूट नहीं पड़ते। टेक्निक चाहिए, दिमाग चाहिए और सेल्फ कंट्रोल। गैरी लगभग हंस ही पड़ा था। वेयरवुल्फ और सेल्फ कंट्रोल? पर उसने मजाक निगल लिया। उसे सच में यह सीखना था। शिन की चौथी गेंद, फिर से सेंटर। एक और टर्ड। गैरी समझ चुका था, जीतना अनरियलिस्टिक है, पर कम से कम एक बार सेंटर हिट करना चाहता था। कंट्रोल, ब्रीथ, एम। उसने गहरी सांस ली। हार्ट रेट धीमा होने लगा। गेंद सीधी गई, बीच में जमीन पर गिर गई। टारगेट तक पहुंची भी नहीं। हा! गैरी का चेहरा फिर लाल। तुम सिर्फ एक चीज पर एक्सट्रीम फोकस नहीं कर सकते, वह हंसते हुए बोली। लेकिन यह अच्छा था। तुम सुनते हो, सीखते हो। तुम स्पंज जैसे हो। जो भी नॉलेज मिलता है सोक कर लेते हो। बस फर्क पहचानना सीखो, गुड एडवाइस और बैड एडवाइस में। गेम खत्म हुआ। गैरी 75 तक ही पहुंचा। सिन का फाइनल स्कोर 425। वह छोटी सी बेट हार चुका था। शिन, तुम इतनी बिजी रहती हो, क्या हम कभी प्रॉपर डेट पर जा पाएंगे? बस नॉर्मल जिंदगी जी पाएंगे? गैरी ने धीरे से पूछा। सिन मुड़ी।
और कॉन्फिडेंट मुस्कान दी। ऑफ कोर्स, इसीलिए तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूं, लेकिन अब किसी ने बेट हारी है। तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। गैरी का दिल डूबा। किस का चांस गया। अब क्या मांगेगी? आंखें बंद करो, शिन ने थोड़ी देर सोचकर कहा। और अचानक उसके होंठों पर कुछ सॉफ्ट सा स्पर्श हुआ। हल्का सा दबाव। उसने आंखें खोली। शिन, आंखें बंद किए। उसके योर हार्ट रेट इज राइजिंग एट एन इनक्रेडिबली फास्ट रेट। सजेशन, कंसल्ट अ डॉक्टर और अ वेट। शट अप स्टूपिड सिस्टम, लेट मी एंजॉय दिस। उसने फिर आंखें बंद कर ली। कुछ पल के लिए सारी परेशानियां गायब। फिर दिल को कंट्रोल करने की कोशिश, ट्रांसफॉर्मेशन से बचने के लिए। आखिरकार वह पल आया। शिन पीछे हटी। मैंने बताया ही नहीं था मेरा रिवॉर्ड क्या था। वो शरारती मुस्कान के साथ, क्योंकि हम दोनों वही चाहते थे। गैरी, चेस करते रहो। एक दिन हम बिना किसी टेंशन के प्रॉपर डेट पर जाएंगे। तब तक शायद ये सेल्फिश लगे, लेकिन अच्छा लगता है कि कोई है जो मैं अपने तरीके से केयर करता है। इससे मैं अकेली महसूस नहीं करती। गैरी उस पल कुछ बोल ही नहीं पाया, बस सिर हिला दिया। चलो, अभी हमारे पास कुछ घंटे और हैं। सिन ने उसका हाथ पकड़ लिया। गैरी का दिमाग जैसे शॉर्ट सर्किट हो चुका था। दूसरा किस पहले से लंबा, बेहतर। अब वह बस उसका हाथ पकड़कर चलना चाहता था। पेड़, आसमान, यहां तक कि स्कूल के पास रखी गार्बेज बिन भी उसे खूबसूरत लग रही थी। क्या यही लव है? सब कुछ इतना अच्छा क्यों दिख रहा है? दोनों एकेडमी के पीछे की तरफ पहुंचे और तभी किसी के झगड़ने की आवाज। तुमने सच में सोचा था कि तुम हम 10 लोगों से लड़ सकते हो? कितना एरोगेंट है तू। गैरी रुक गया। चलो, दूसरी तरफ चलते हैं, उसने कहा। लेकिन फिर एक और आवाज। वाई? क्यों कर रहे हो ये मेरे साथ? मेरी फैमिली के साथ क्यों? गैरी के कदम वहीं जम गए। उसकी पकड़ कस गई। सिन ने उसका चेहरा देखा। उसकी आंखें हल्की लाल चमक रही थीं। क्यों? उन्हें उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ सकते? और आज ही क्यों? आज के दिन ही क्यों? दोपहर के फ्री पीरियड के दौरान नुम्बा चुपचाप बाकी सबसे अलग हो गया। वह सीधे डॉर्मेटरी की तरफ बढ़ गया। पिता की हालत जानने के बाद से उसका मन शांत ही नहीं हो रहा था। उसे डर था, अगर वह दोस्तों के साथ रहा तो कहीं अनजाने में सब कुछ बोल न दे। नुम्बा पहले ऐसा नहीं था, जो बोलने से पहले सोचता हो। वह जो मन में आता कह देता, और उसी आदत ने उसे जिंदगी में ज्यादा दोस्त नहीं दिए थे। अब जब मुश्किल से कुछ सच्चे दोस्त मिले थे, वह उन्हें अपने परिवार की मुसीबत में नहीं घसीटना चाहता था। कॉरिडोर में एक लड़का बीनी पहने दीवार से टिके खड़ा था। हे, तुम नंबर हो, राइट? वह गम चबाते हुए बोला। मेरा नाम माइक है। मिस पैटेल ने तुम्हें बुलाया है। नंबर उसे पहचान नहीं पाया। एकेडमी में कई क्लासेस थीं। कौन कब ग्रेजुएट कर जाए ये स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता था। क्यों बुलाया है? नंबर ने पूछा। पता नहीं, मैं तो बस मैसेंजर हूं। शायद आज सुबह तुम एब्सेंट थे, उसी बारे में। माइक कंधे उचकाकर आगे बढ़ गया। नंबर को बात रीजनेबल लगी। उसने मिस पटेल को इन्फॉर्म नहीं किया था। वह पीछे पीछे चल पड़ा। लेकिन जब वे मेन बिल्डिंग से बाहर की तरफ मुड़े, तब भी उसके मन में शक जागा। टीचर का ऑफिस तो बिल्डिंग के अंदर ही है, फिर ये मुझे बाहर क्यों ले जा रहा है? देखो, फ्री पीरियड वेस्ट मत करो, बस बता दो वो कहां है, मैं खुद चला जाऊंगा। नंबर ने सावधानी से कहा। माइक अचानक रुक गया। वो एकेडमी से करीब 10 मीटर्स दूर थे। मुझे लगा था ये सिंपल जॉब होगी। वह मुड़ा। बस फॉलो करो और भागने की मत सोचना। एक कर्ली हेयर वाली लड़की मेरे दोस्तों के साथ तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम नहीं आए तो शायद उसे चोट लग जाए। नंबर का दिल जोर से धड़का। कैसे? वो और इयन तो लगभग हमेशा साथ रहते हैं। उन्हें अलग कैसे किया? फिर भी वह चुप माइक के पीछे चल पड़ा। दूसरी ओर इयन ने रेस्टरूम का दरवाजा खोलते हुए राहत की सांस ली। कल क्या खाया था? पेट खराब हो गया। उसने इधर उधर देखा। इजी? उसने कहा था वेट करेगी। शायद वो भी। खैर, रूल है कि अलग हो जाओ तो वहीं रुको। वापस नंबर को एकेडमी की पिछली तरफ ले जाया गया। एक सुनसान जगह, मेन बिल्डिंग और डेब्यू स्टूडेंट्स के एरिया के बीच। कोना मुड़ते ही वहां 10 स्टूडेंट्स खड़े थे, सभी लड़के। और दीवार से लगी इजी। दीवार पर खून का निशान। उसका चेहरा सूजा हुआ, नाक के पास सूखा खून, आंखें बंद, जैसे बेहोश। तुम हरामियों! मुझे चाहिए था ना? उसे क्यों मारा? गुस्से ने उसे निगल लिया। उसके हाथों पर सफेद फर उगने लगा। सिर पर सींग निकल आए। वह धमाके की तरह आगे बढ़ा। सीधे माइक पर मुक्का मारा। वह हवा में उछलकर गिरा और उठा ही नहीं। हा हा! एक लंबा दुबला लड़का हंसा।
आंखों के नीचे काले गिरे, उसकी नकल्स भी सूजी हुई थी। यही है जिसने इजी को मारा। नंबर फिर से दौड़ा। उसकी पावर एक्सप्लोसिव थी, जमीन से किक लेकर आगे फट पड़ता, फिर धीमा, फिर किक, लेकिन ये उसे जल्दी थका रहा था। तभी बाकी सभी ने ट्रांसफॉर्म कर लिया। ये कोई सड़क के 10 गुंडे नहीं थे, ये एएफए था, एकेडमी फॉर ऑल्टर्ड। अचानक एक लंबी गीली सी लिम्ब उसके पेट पर पड़ी। ऊपर से कुछ अदृश्य उसके सिर पर लगा। किसी ने उठाकर कंक्रीट पर पटका। फिर चारों तरफ से किक्स और पंचेस। वह हाथ भी नहीं उठा पा रहा था। क्यों? ये मेरे साथ क्यों? उसे पिता की बात याद आई। एकेडमी में सावधान रहना। नाट्सबर्ग वाला आदमी। उसकी आंखें नॉर्मल नहीं थीं। क्या ये स्टाई से जुड़ा है? क्या वही पीछे है? लेकिन अभी उसे सर्वाइव करना था। उसकी नजर धुंधली हो रही थी। खून बह रहा था। मेरी वजह से उन्होंने इजी को चोट पहुंचाई। मैं सबसे खराब दोस्त हूं। स्टॉप। पीछे से वही लंबा लड़का बोला। सब रुक गए। नंबर जमीन पर पड़ा था। शायद कितनी हड्डियां टूटी, कहना मुश्किल। उसे यहां लाना ग्रेट आइडिया था, है ना? वह मुस्कुराया। गर्लफ्रेंड को ऐसे देखोगे तो पहले अटैक तुम ही करोगे। एकेडमी का रूल है, बिना टीचर के लड़ाई अलाउड नहीं, लेकिन सेल्फ डिफेंस अलाउड है। पहला वार तुमने किया नंबर, अब ब्लेम भी खुद को करो। नंबर बस होंठ हिला पाया। क्यों? मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ क्यों? लड़का फिर हंसा। तो तुम्हें रीजन पता चल गया। लगता है अब तुम एएफए में नहीं रहोगे। बाकी हंसे। तभी एक भारी आवाज गूंजी। तुम लोग क्या कर रहे हो? सब मुड़े। हरी बालों वाला लड़का, उसके साथ एक ग्रे हेयर्ड लड़की। ओह, उसका दोस्त है क्या? वह लंबा लड़का हंसा। रिवेंज मत लेना, वरना एकेडमी से तुम भी बाहर। गेरी की आंखें लाल चमक रही थी। उसका शरीर बदलना शुरू हो चुका था। तुम सोचते हो मुझे एकेडमी के रूल्स की परवाह है, जब तुम जैसे स्कम मेरे दोस्तों पर हमला करते हो? उसकी आवाज गरजी। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। नंबर की हालत इतनी खराब थी कि वह बार बार होश और बेहोशी के बीच जूझ रहा था। लेकिन तभी एक गहरी गरजती हुई आवाज गूंजी, ऐसी कि उसकी आत्मा तक कांप उठी। धुंधली आंखों से उसने ऊपर देखा। ये नहीं हो सकता। क्या वो गैरी है? यहां कैसे? क्यों? उसका दिमाग ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। उसने किसी को बताया ही नहीं था कि वह कहां जा रहा है। और यह जगह ऐसी नहीं थी जहां कोई यूं ही भटक कर पहुंच जाए। प्लीज, मेरी वजह से एकेडमी से मत निकलना, नंबर ने बमुश्किल फुसफुसाया। लेकिन गैरी अब सुनने की हालत में नहीं था। वेयरवुल्फ की आंखें सिर्फ लाल देख रही थीं। इजी और नंबर के खून की गंध उसकी नाक में भर चुकी थी। उसके इंस्टिंक्ट्स सिर्फ एक बात कह रहे थे, सजा दो। देखो इसे, पीछे खड़े लड़के ने हंसते हुए कहा। तुम्हारा दोस्त भी खुद को हीरो समझ रहा था। अब देख लो हालत। इधर देखो। क्या सच में तुम हम सबको अकेले हरा सकते हो? वह कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाकी लड़के हिले तक नहीं। जो गैरी के करीब थे, उन्हें उसके आसपास एक इनविजिबल प्रेशर महसूस हो रहा था। दिमाग कह रहा था एक स्टूडेंट इतने लोगों से नहीं लड़ सकता। दिल कह रहा था यह पागल सच में कर सकता है। गैरी पहले स्टूडेंट के करीब पहुंचा। उसने मुट्ठी भींची। लड़के का हाथ मिड स्विंग में टेंटिकल जैसा बन गया, समुद्री क्रीचर पर बेस्ड ऑल्टर्ड। टेंटिकल उसकी तरफ आया। गैरी झुका, जमीन से किक लिया और सीधा उसके चेहरे की तरफ पंच मारा। मुट्ठी बस इंचेस दूर थी। अचानक वह लड़का साइड में गिर पड़ा। गैरी का पंच हवा में गया। उसने डॉज किया, लेकिन लड़का जमीन पर पड़ा कांप रहा था, जैसे उसे करंट लगा हो। गैरी ने सिर घुमाया, सिन अपना पैर नीचे रखते हुए। तुम बहुत गुस्से में हो। इस हालत में तुम किसी को सीरियसली हर्ट कर दोगे और जिंदगी भर पछताओगे। लेट मी हैंडल दिस। वह आगे बढ़ी। हवा में उछली घूमती हुई किक एक लड़के के सिर पर। संपर्क होते ही छोटे छोटे स्पार्क चमके। लड़का झटका खाकर दूर जा गिरा। क्या कर रहे हो? एक एक करके मत जाओ, सब मिलकर अटैक करो। पीछे वाला चीखा। बाकी सब ट्रांसफॉर्म हो गए। गैरी मदद को बढ़ने ही वाला था, तभी शिन ने अपना पैर सिर के ऊपर उठाया। उसके चारों ओर पीले स्पार्क्स घूमने लगे और फिर उसने जमीन पर पैर पटका। करंट चारों दिशाओं में फैल गया, जैसे बिजली की लहर। जिसे छूता उसके शरीर में करंट दौड़ जाता। पहले तो बस झुंझुनी हुई, फिर असली डर। हाथ हिलाना चाहा, पैर हिले। पैर बढ़ाना चाहा, हाथ मुड़े। उनका बॉडी कंट्रोल बिगड़ चुका था। असल में शिन ने उनके ब्रेन सिग्नल्स गड़बड़ा दिए थे। रिकवर होने से पहले एक को पेट में पंच, हवा में उछाला, दूसरे को किक मारकर तीसरे से टकराया। हर एक को सिर्फ एक हिट, बस। पीछे खड़ा लंबा लड़का घबरा गया। जब शिन उसकी तरफ बढ़ी, तभी उसने उसका चेहरा साफ देखा। तुम शिन हो, डेब्यू स्टूडेंट।
तुम क्यों इंटरफियर कर रही हो? रूल्स जानती हो ना? वह सच में डर गया था। उसने इजी की तरफ हाथ बढ़ाया, शायद उसे शील्ड की तरह इस्तेमाल करने के लिए। यू इडियट! उनके बीच करीब 5 मीटर्स की दूरी थी, लेकिन शिन ने हवा में पंच मारा और एक सीधा इलेक्ट्रिक बोल्ट निकला, जैसे लाइटनिंग स्ट्राइक। वह लड़का दीवार से टकराया और बेहोश। गैरी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। सिन ने ट्रांसफॉर्म भी नहीं किया। फिर भी ऐसा पावर? ये कैसी ऑल्टर्ड है? जेडन की तरह कोई एट्रीब्यूट? डैम! सबको कूल पावर्स क्यों मिलती हैं? एक पल को वह जेलस हुआ। सोचा, अगर वह वेयरवुल्फ नहीं बनता तो कैसा ऑल्टर्ड होता? लेकिन फिर याद आया, लास्ट स्टैंड, एक एक्स्ट्रा मिनट की जिंदगी। ये कोई छोटी स्किल नहीं थी। वह रियलिटी में लौटा, जल्दी से नंबर के पास पहुंचा। हालत बहुत खराब थी, कई हड्डियां टूटी। उसने गोट ऑल्टर्ड का सिर धीरे से उठाया। गैरी, सॉरी, फिर से तुम्हें इन्वॉल्व कर दिया। नंबर रो पड़ा। लगता है तुम्हारा सिर ज्यादा जोर से लगा है, गैरी ने हल्के से कहा। पहली बात, मुझे थैंक मत करो, मैंने कुछ किया ही नहीं। दूसरी बात, गलती तुम्हारी नहीं, उन्होंने अटैक किया। चलो मेडिकल ऑफिस चलते हैं। गैरी ने नंबर को कंधे पर उठा लिया, जितना हो सके कम प्रेशर देते हुए। शिन ने इजी को उठाया और दूसरे कंधे पर रख दिया। इनका ख्याल रखना, हन बोली। डेट शॉर्ट हो गई। सॉरी, मैं आफ्टर मैथ संभाल लूंगी। टॉप डेब्यू स्टूडेंट हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। टीचर्स भी जानते हैं मुझे। कोशिश करूंगी कि दोबारा ऐसा ना हो। गैरी ने सिर हिलाया। ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल कर उसने आभार हल्का किया और नर्सेज ऑफिस की तरफ तेजी से बढ़ा। नर्सेज ऑफिस, ये जगह हॉस्पिटल जैसी थी। ट्रेन स्टाफ हर कमरे में जा रहे थे। कुछ ही मिनटों में इजी और नंबर अलग अलग रूम्स में ले जाए गए। हाफ एन आवर बाद गैरी को नंबर से मिलने दिया गया। इजी अभी भी सो रही थी। कमरे में घुसते ही उसने देखा, नंबर चादर कसकर पकड़े हुए है। इजी, मेरी वजह से। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। सच बताओ, क्या तुमने उसे मारा, या तुम वो थे जिसने बहादुरी से उन पर हमला किया? ये सुनते ही नंबर और जोर से रो पड़ा। गैरी, मुझे नहीं पता क्या करूं। प्लीज मेरी मदद करो, मेरे फैमिली की मदद करो। उसकी आवाज टूट इस बार। गैरी समझ गया, ये लड़ाई एकेडमी की नहीं थी, ये कुछ और बड़ा था। वुल्फ्स पूल क्लब के ऑफिस में खाई अपनी मेज पर उंगलियां घुमा रहा था। आज भी वह अकेला नहीं था। सामने ओलिविया बैठी थी। दोनों के मास्क टेबल के पास रखे थे। काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, ओलिविया ने हल्की सी शैतानी मुस्कान के साथ कहा। बताओ कि मैं पहले से पता था कि ऐसा होगा। खाई मुस्कुराया, सिर हिलाते हुए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं फ्यूचर देख सकता हूं? लोग जितने अनप्रिडिक्टेबल लगते हैं, उससे कहीं ज्यादा प्रिडिक्टेबल होते हैं। मैं बस हर पॉसिबल सिनेरियो के लिए तैयार रहता हूं, लेकिन अभी भी आउटकम क्या होगा, मैं खुद नहीं जानता। ओलिविया ने सीढ़ियों की तरफ देखा और बाहें मोड़ ली। कभी कभी भूल जाती हूं कि तुम सिर्फ 17 ईयर के ब्रैट हो। काश तुम कुछ साल बड़े होते। खाई ने हल्की हंसी दबाई। सॉरी, लेकिन भले ही तुम यंग दिखती हो, मैं उस तरह का नहीं हूं जो। वाक्य पूरा होने से पहले ओलिविया की whip बाहर आ चुकी थी। उसकी आंखें नीली चमक रही थी। खाई समझ गया, ज्यादा बोलना ठीक नहीं। आज के लिए वुल्फ्स पूल क्लब बंद था। ऊपर कोर मेंबर्स मौजूद थे, इनू, मरी, ऑस्टिन और बाकी। सबने मास्क पहन रखे थे। वे डबल डोर्स के खुलने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद बाहर कारों की आवाज आई। दो काली गाड़ियां, टिंटेड विंडोज के साथ। पहली से उतरे हैरी कार्डनेस, साथ में उसका एड, विल हाथ में टैबलेट, काला फ्रेम चश्मा, साफ सुथरा सूट। मुझे यकीन नहीं हो रहा, बड़बड़ाया। इस एरिया में मीटिंग? पिछली बार तो जगह अलग थी। क्या वो सब दिखावा था? हैरी ने चलते हुए कहा, विल, याद रखो हम यहां क्यों आए हैं। दूसरी कार से फ्रीक्स के मेंबर्स उतरे। कुछ शहर में ही रुके थे, एहतियात के तौर पर। दरवाजा खुला। मास्क पहने लोग अंदर खड़े थे। जिससे मिलना है वो नीचे इंतजार कर रहा है। मारी ने कहा। उसकी कम कद काठी बरामद थी, लेकिन उसकी साइड पर एंटी ऑल्टर्ड वेपन्स बंधे थे, स्पीयर और क्रॉसबो। विल ने धीरे से कहा, सर, ये ट्रैप हो सकता है। हैरी ने जवाब दिया, हमारे पास और ऑप्शन नहीं। वे सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचे। खाई मेज के पीछे बैठा था। ओलिविया उसके पास खड़ी थी। हैरी ने कमरे में नजर दौड़ाई। अगर तुम लीडर को ढूंढ रहे हो, वो यहां नहीं है। खाई ने शांत स्वर में कहा, वो बिजी है और आउटकम अनसर्टन है, इसलिए मैंने उन्हें बुलाया नहीं। विल का खून खौल उठा, पर हैरी आगे बढ़ गया। पहले एक सवाल, हैरी बोला, क्या स्कैटरबग्स ने तुमसे नॉट्सबर्ग पर अटैक करने को कहा था?
काई ने दोनों हाथ मुंह के पास लाकर मुस्कान छुपाई। ओलिविया ने वह देख लिया। हाँ, काई ने पॉज के बाद जवाब दिया। उन्होंने काफी अच्छा इंसेंटिव भी ऑफर किया था। अगले ही पल हैरी घुटनों के बल गिर पड़ा, हाथ और सिर जमीन पर। कमरे में सन्नाटा। हमारी ग्रुप्स डील के करीब थी, लेकिन मैंने दूसरे रास्ते चुने। अब मेरे पास सिर्फ एक रास्ता है। मैं तुमसे मदद की भीख मांगता हूं। मुझे नहीं पता तुमने स्कैटरबग्स को मना क्यों किया, लेकिन हालात तुम जानते हो। कार्डनेस ग्रुप तुम्हारी मदद चाहता है। अगर तुम्हारे बस में हो, हमारी कंपनी बचा लो। बदले में हम हाउलर्स का हिस्सा बन जाएंगे। सर, आपने इस कंपनी को खून पसीने से बनाया है। एक टियर 3 गैंग को दे देंगे? साइलेंस। अगर अभी कुछ नहीं किया तो कंपनी बचेगी ही नहीं। उसे पता था यह पागलपन है। 2 टियर 3 ग्रुप्स मिलकर बाकी गैंग्स और स्कैटरबग्स का सामना करें? फिर भी यही आखिरी उम्मीद थी। काय जवाब देने ही वाला था, उसका फोन बज उठा। सॉरी, यह कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। विल का गुस्सा फिर उबल पड़ा, पर इस बार चुप रहा। कैसे हो, ग्रीन फैंग? एकेडमी के मेडिकल बे की ठंडी सफेद रोशनी कमरे को असामान्य रूप से शांत बना रही थी। इतनी शांति कि मशीनों की हल्की बीप भी भारी लग रही थी। नंबा अस्पताल के बेड पर लेटा था। आंखें खुली थी, पर जैसे किसी दूर जाती हुई चीज को देख रही हो। उसके पास कुर्सी खींचकर गैरी बैठा था। हेल्प मांगने के बाद से नंबा लगभग चुप था, और वही खामोशी सबसे ज्यादा डरावनी थी। दरवाजा धीरे से खुला। एक नर्स अंदर आई। उसने धीमे स्वर में कहा, इजी अब स्टेबल है और नॉर्मल कंडीशन में वापस आ गई है। कुछ ही पलों बाद दरवाजा फिर खुला। इस बार इजी अंदर आई, लेकिन अकेली नहीं। उसके साथ इयन भी था। इयन के चेहरे पर गिल्ट साफ लिखा था। जैसे ही उसे पता चला था कि इजी के साथ क्या हुआ, वह सीधे कमरे में घुस आया था। बार बार सॉरी बोल रहा था, पूछ रहा था कौन थे वो, और कसम खा रहा था कि उन्हें छोड़ने वाला नहीं। लेकिन जब वह बाहर निकला, तब उसने देखा कई स्टूडेंट्स को स्ट्रेचर पर लाया जा रहा था। वही लोग जिन्होंने इजी को पकड़ा था। लग रहा था किसी और ने उनसे पहले ही हिसाब बराबर कर दिया था। इयन के चेहरे का गुस्सा उस पल उलझन में बदल गया। खुद को शांत करने के लिए वह और इजी नंबर से मिलने आ गए। उन्हें डर था कि शायद उसकी हालत ज्यादा खराब हो, लेकिन शुक्र था नंबर जिंदा था, होश में था। और अब गैरियन और इजी तीनों अपने दोस्त के बेड के आसपास पास बैठे थे। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर इयन ने चुप्पी तोड़ी। सो, बताओगे उन्होंने तुम्हें क्यों अटैक किया? उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन अंदर से टूटी हुई। इजी ने कहा था उन्होंने उसे तुम्हें बाहर निकालने के लिए पकड़ा। उसे पहले से फील हो गया था कि कुछ गलत है, और फिर वाक्य अधूरा रह गया। अचानक इजी ने इयन की पिंडली पर लात मारी। वह जानती थी ये शब्द नंबर को चोट देंगे। उसे लगेगा कि सब उसकी वजह से हुआ, लेकिन इयन को इन बारीकियों का अंदाजा नहीं था। अरे, किक करना बंद करोगी? सच में दर्द होता है। उसकी आंख के कोने में हल्का आंसू चमक रहा था। शायद उसके लिए यह सुनना मुश्किल हो, लेकिन हमें या तो उन्हें लेसन सिखाना होगा या पता लगाना होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। कमरे में फिर सन्नाटा फैल गया। आई अग्री विथ इयन। गैरी की आवाज शांत थी पर भारी। नंबा, तुमने मुझसे हेल्प मांगी थी। तब से तुमने एक शब्द नहीं कहा। हमें बताओ क्या चल रहा है, ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें। नंबा ने गहरी सांस ली। उसे पता था अगर वह नहीं बोलेगा तो ये लोग उसे चैन से बैठने नहीं देंगे। धीरे धीरे उसने सब बताना शुरू किया। वो हर दिन अपने शहर की न्यूज चेक कर रहा था। हमले बढ़ते जा रहे थे। बिजनेस पार्टनर्स डील से पीछे हट रहे थे। लोग कंपनी छोड़ रहे थे। उसके फादर ने उसे वार्न किया था सावधान रहना। और फिर उसने अपना शक बताया। उसे पूरा यकीन था ये काम उसी टियर 2 गैंग का है जिससे वह और उसके फादर मिले थे। जब उसे यह समझ आया, उसके अंदर की उम्मीद लगभग खत्म हो गई। उसके फादर की कंपनी अकेली नहीं फंसी थी। आसपास के कई सिटीज भी प्रेशर में थे। इसीलिए मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था। नंबा की मुट्ठियां भींच गई। ये सिटीज के बीच का बिजनेस वॉर है। पास के टाउन्स भी गैंग्स भेज रहे हैं। और मैं, उसकी आवाज टूट गई। मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी आंखों से आंसू फिर बह निकले। इजी और इयन चुप थे। वे बड़े बिजनेस फैमिली से थे। चाहे तो फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते थे कार्डेनेस ग्रुप को, लेकिन सच जानते थे उनके फैमिलीज मना कर देंगे, क्योंकि जो भी इसमें कूदेगा वह अगला टारगेट बन सकता है। तभी गैरी खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब सॉफ्टनेस नहीं थी। नंबा, मुझे तुम्हें इस हालत में देखना पसंद नहीं।
उसकी आवाज ठंडी हो चुकी थी। तुमने मुझसे हेल्प मांगी थी, मैंने तुम्हारी डेस्परेशन देखी थी, लेकिन बात उससे भी ज्यादा सीरियस है। उसकी मुट्ठियां कस गई। स्टूडेंट्स को इस्तेमाल करके तुम पर अटैक करना, तुम्हें इस मेस में घसीटना, मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। अब दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। गैरी, तुम क्या सोच रहे हो? नंबर लगभग चिल्लाया। तुम अकेले उनसे लड़ने का सोच रहे हो? ये टियर 2 गैंग है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हारी पूरी गैंग इसमें फंसे। गैरी रुका, धीरे से पीछे मुड़ा। तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? उसकी आंखें सीधी नंबर पर टिक गई। हम अब अलायंस हैं। अगर हमारे किसी मेंबर को हेल्प चाहिए तो एक्ट करना मेरा फर्ज है। हल्की सी मुस्कान आई। और असेसमेंट वाला डेट, उसे बराबर समझ लो। ईएन ने धीमे से कहा। यह क्या सोच रहा है? क्या सच में गैंग से भिड़ने जा रहा है? इवन गैरी इतना क्रेजी नहीं हो सकता। शायद वो अपनी गैंग से बस बात करेगा। नंबर के दिल में डर और बढ़ गया। वह नहीं चाहता था कि और लोग उसकी वजह से फूसे। ईएन ने उसे समझाने की कोशिश की। वरी मत करो, अगर तुम्हारे फैमिली के साथ कुछ भी हुआ, हम हैं। फिर उसने हल्का सा कंधे उचका दिया। वैसे भी गैरी सिर्फ स्पॉन्सर्ड मेंबर है। पूरी गैंग को टियर 2 गैंग के खिलाफ उतारना पॉसिबल नहीं। कोई भी गैंग सिर्फ एक मेंबर की रिक्वेस्ट पर वॉर शुरू नहीं करती। उसी पल गैरी कमरे से बाहर निकल चुका था। दरवाजा बंद होते ही उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने जेब से फोन निकाला। स्पीड डायल 2 बार रिंग हुई। कॉल उठ गई। हाउ आर यू डूइंग ग्रीन फैंग? दूसरी तरफ से खाई की आवाज आई। गैरी की आवाज अब बिल्कुल अलग थी। ठंडी, स्थिर, निर्णय से भरी। खाई, पूरी गैंग को प्रिपेयर करो। एज द लीडर ऑफ द हाउलर्स, मैं तुम सबसे एक फेवर मांग रहा हूं। कमरे की शांति अब तूफान में बदलने वाली थी।